हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी 18th चैप्टर क्लास 11th बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसका आज 6th लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, देखो ये वीडियो देखने से पहले जो ब्लड वाला कंपोनेंट था इस चैप्टर का उसको ज़रूर देखो, क्योंकि ये जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड है वो दोनों ब्लड से ही डिराइव हो रहे हैं। तो एक बार ब्लड को अच्छे से देखो, तब आपको ये टॉपिक्स और ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो हमने क्या कहा कि ह्यूमन बींग्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ कि ब्लड हमेशा वेसल्स में ही प्रेजेंट है ना। ऐसा कोई कैविटी नहीं है जिसके अंदर जाके ब्लड जमा हो जाए और उसी कैविटी में सेल्स हो और वहाँ से सीधा न्यूट्रिएंट्स को ले लिया जाए, ऐसा नहीं होता। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट है। तो फिर सवाल ये आता है कि जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ हैं, जो ब्लड वेसल्स के बाहर प्रेजेंट है ऑब्वियसली, है ना, उनको फिर न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से? वो न्यूट्रिशन कैसे इस ब्लड के साथ में एक्सचेंज करते हैं? हमने पढ़ा है कि ब्लड के साथ में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन, ये सब आता है, वो सेल्स ले लेते हैं और सेल्स अपने अंदर जो वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजनस वेस्ट वो ब्लड में डाल देते हैं। बड़ी एक्सचेंज पॉसिबल कैसे हो रहा है अगर ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में प्रेजेंट है? तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है बेसिकली, हार्ट से जो वेसल्स किसी भी ऑर्गन में, जैसे समझो कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं हम, लीवर, किडनी, कोई भी आप बात करो, तो वो वेसल जो हार्ट से किसी ऑर्गन में ब्लड लेकर जाती है उसको कहा जाता है आर्टरी। और हार्ट से जो ब्लड आएगा तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाद में आर्टरी इस ऑर्गन को ऑक्सीजन दे देगी, इस ऑर्गन में जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन दे देगी, उसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगी। और इन सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड में चला जाएगा और वहाँ से उस ऑर्गन से फिर एक और ब्लड वेसल निकलेगी जिसको कहते हैं वेन। और ये वेन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इसको वापस लेके जाएगी हार्ट में। तो बेसिकली ऑक्सीजन लेके आने वाली वेसल आर्टरी और CO2 ले जाने वाली वेसल वेन। लेकिन यहाँ बीच में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से एक्सचेंज पॉसिबल हो पाया, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। शुरू करते हैं हम एक आर्टरी से। ये एक आर्टरी है जो किसी भी ऑर्गन में ब्लड लेके आ रही है। जब ये आर्टरी किसी भी ऑर्गन में एंटर करती है तो ये आर्टरी डिवाइड होती है इनटू मल्टीपल आर्टीरियोल्स। ये देखो यहाँ पर एक सिंगल आर्टरी से यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टीरियोल्स बनते हुए दिख रहे हैं, डायमीटर कम हो जाएगा उनका। फिर आर्टीरियोल फर्दर आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, मतलब कि बेसिकली आर्टरी के डिवीजन से बनता है आर्टीरियोल। ठीक है, बिल्कुल। फिर बाद में फर्दर आर्टीरियोल डिवाइड होके क्या बनाते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज बन गई। अब कैपिलरीज की अगर मैं बात करूँ तो इनकी खास बात ये है, ये देखो सारी कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज बहुत छोटा डायमीटर रहता है इनका। इनकी खास बात ये है कि इन कैपिलरी की वॉल्स पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इस पिक्चर को आप अच्छे से देखो तो ये कैपिलरी है और ये कैपिलरी के जो एंडोथीलियम है, बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उन ब्लड वेसल्स के सबसे अंदर वाली लेयर जिसको एंडोथीलियम कहा जाता है, ये उसकी बेसिकली एपिथीलियम है। तो उन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में ये पोर्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स, होल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको कैपिलरी पोर्स कहा जाता है। अब ये कैपिलरी पोर्स की वजह से चीज़ें एक्सचेंज की जा सकती है। देखो ये जो पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स का साइज़ इतना छोटा है कि इन पोर्स से सबसे पहली बात फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि जो ब्लड सेल्स है वो क्रॉस नहीं कर सकते। देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें, पोर्स से ब्लड सेल्स क्रॉस नहीं कर सकते, पोर्स से प्लाज्मा प्रोटीन्स क्रॉस नहीं कर सकते। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स क्रॉस नहीं कर सकते ना, वो यहीं रहेंगे क्योंकि पोर छोटे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का साइज़ बड़ा है। तो आप सोचें पोर्स का साइज़ कितना छोटा होगा। लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, प्लाज्मा का बेसिक कंपोनेंट हो गए प्रोटीन्स छोड़ के, ये सब चीज़ें इन पोर से बाहर आ जाएगी। अब जब इन पोर्स से बाहर आएगी तो बाहर क्या प्रेजेंट है? बाहर तो टिश्यू है, बाहर सेल्स हैं। तो ये सब कुछ प्लाज्मा विद ये सब डिजॉल्व चीज़ें बाहर आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, है ना। अब सेल्स, जो सेल्स यहाँ बाहर क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ बाहर सेल्स हैं, इन कैपिलरीज के बाहर क्या है? टिश्यूज, सेल्स, ये सारे। अब ये जो फ्लूइड प्लाज्मा से निकलकर बाहर आया है टिश्यू के अंदर, अब ये बन गया टिश्यू फ्लूइड। अब इसे हमने क्या नाम दे दिया? टिश्यू फ्लूइड। यानी ब्लड जब कैपिलरी पोर्स से बाहर आएगा तो उसको आप कहोगे टिश्यू फ्लूइड।
इस टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इस टिश्यू फ्लूइड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर। अब ये सारे के सारे जो सेल्स है बाहर, जो पूरा टिश्यू है, वो टिश्यू तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक पूल है टिश्यू फ्लूइड का, उस पूल में प्रेजेंट है। अब इस टिश्यू फ्लूइड में क्या आ गया बाहर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाहर आ गए, तो सारे के सारे सेल्स एक्सचेंज कर लेते हैं इस टिश्यू फ्लूइड के साथ में। और सेल्स में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो टिश्यू फ्लूइड में चला गया, सेल में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुए वो टिश्यू फ्लूइड में चला गया। क्लियर। तो इस तरह से सेल्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है और इस तरह से सेल्स जो है वापस एक्सचेंज करते हैं CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब होगा क्या, एक्सचेंज हो गया यहाँ कैपिलरीज में। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सचेंज कैपिलरीज में ही क्यों होता है, तो आप सबसे बढ़िया आंसर क्या दोगे, बिकॉज कैपिलरी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में पोर्स नहीं होते, आर्टीरियल में पोर्स नहीं होते, केवल कैपिलरीज में ही पोर्स होते हैं, तो एक्सचेंज केवल कैपिलरीज में ही होगा। दूसरा रीज़न, कैपिलरी की जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड रहती है, एक लेयर की वॉल होती है कैपिलर की, जबकि आर्टीरियल और आर्टरी जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कैपिलरी में केवल एक तो सिंगल लेयर है एंडोथेलियम प्लस पोर्स प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा इजीली लीक आउट होकर बाहर आ सकता है और क्या बन जाएगा, टिश्यू फ्लूइड। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। अब आप ये पिक्चर देखो वापस पूरा। क्लियर। तो आर्टरी से बना आर्टीरियल फर्दर ब्रांच होके बन गए कैपिलरीज, जहाँ पर सारा का सारा एक्सचेंज हो गया, O2 और न्यूट्रिएंट्स जो है टिश्यू में आ गए और वापस टिश्यू से ऑक्सीजन CO2 और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड में आ गया। अब ये जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज वापस यूनाइट होकर वेन्यूल्स बनाती है। देखो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज यूनाइट होकर क्या बना रही है, अलग वेन्यूल्स, और बाद में ये सारी वेन्यूल्स यूनाइट होकर बना देती है एक वेन, और ये वेन फिर ऑर्गन से बाहर निकल कर चली जाती है। तो इस तरह से आर्टरी से बनेगा आर्टीरियल की ब्रांचिंग से बनेगा कैपिलरीज यूनाइट होकर बनेगी वेन्यूल, और वेन्यूल वापस यूनाइट होकर बनेगा वेन, और एक्सचेंज कहाँ पे हो जाएगा, सारा कैपिलरी नेटवर्क में सारा का सारा एक्सचेंज होगा टिश्यू के से साथ में। तो इस तरह सेल्स को मिलता है न्यूट्रिशन। तो ये तो हो गया टिश्यू फ्लूइड का कंसेप्ट। इस पिक्चर में भी अगर आप देखोगे तो देखो इन्होंने ये आर्टीरियल शो कर रखा है, ये फिर ये ब्रांचिंग हुई, कैपिलरीज का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स बने और वेन्यूल से वापस वेन बन गया। इसलिए जब भी आप किसी कैपिलरी को देखोगे तो कैपिलरी को इस तरह से कलर में शो कर रखा होता है, यानी ना तो उन्होंने प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो किया, ना ही डीऑक्सीजनेटेड। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा इस तरह से रेड शो करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ब्लू शो करते हैं, लेकिन कैपिलरीज में आपको मिक्स्ड दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और CO2 एंटर कर रहा है, इसलिए ऐसा डायग्राम्स में ध्यान रखा जाता है। अब ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में यहाँ पर एक समझो ये कैपिलरी है, तो कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसको तो नाम दे दिया इन्होंने प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा अपने प्रोटीन्स को छोड़कर बाहर की तरफ निकलेगा पोर्स के थ्रू, तो क्या बन जाएगा, टिश्यू फ्लूइड। इसी टिश्यू फ्लूइड को एक और नाम दिया गया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऐसा क्यों कहते हैं वो समझें आप, इसलिए कहते हैं इसको ऐसा बिकॉज जो सेल्स के बीच में ये जो स्पेसिस है ना, ये सारी ब्लू कलर में जो शो कर रखी है, इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को नाम दिया गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। या फिर आपको कुछ बुक्स में एक और नाम मिलेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ECF भी इसी को कहते हैं। तो चाहे आप ECF बोलो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो या टिश्यू फ्लूइड बोलो, वो सब एक ही बात है। देखो अगर आपको इन फ्लूइड्स को पूरा डिटेल में और पढ़ना है कि सर क्या क्या डिफरेंसेस होता है, क्योंकि यहाँ तो मैं NCERT तक ही लूँगा, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आपकी बॉडी में प्रेजेंट जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सब का डिस्कशन किया है, कौन कैसे बनता है, किससे डिराइव होता है, क्या डिफरेंसेस है, वो सब कुछ हम वहाँ पे डिस्कस किया है हमने डिटेल में। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया फ्लूइड। और बाकी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड तो क्या मतलब हो गया, इंट्रा का मतलब हो गया अंदर, तो ऐसा फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ इन्होंने सेल के अंदर के फ्लूइड को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोला, तो ये तो बेसिकली साइटोप्लाज्म को ही कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म हो गया इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, और ब्लड के अंदर प्लाज्मा। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से डिराइव हो रहा है, ये प्लाज्मा से ही डिराइव हो रहा है। तो इस तरह से प्लाज्मा जो लीक होकर बाहर निकला है, टिश्यू फ्लूइड बना है, उसी टिश्यू फ्लूइड के साथ जो सेल्स है एक्सचेंज कर लेते हैं, O2 CO2 न्यूट्रिएंट्स और
वेस्ट का। तो इस तरह से टिश्यू फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, वो दिक्कत मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्या है। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज बता देता हूँ कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इसके बारे में। एनसीईआरटी कहती है कि एज ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरीज इन टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ में जब ब्लड कैपिलरीज से पास होता है तो सम वाटर अलोंग विद मैनी स्मॉल वाटर सल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू स्पेसेस बिटवीन सेल्स, यानी कुछ वाटर जिसके साथ में है छोटे छोटे वाटर सल्यूबल सब्सटेंसेस, वो जो सेल्स के बीच में स्पेसिस हैं उनमें मूव कर जाते हैं। पीछे क्या छोड़ देगा वो? लिविंग लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स में क्या रह जाएंगे? प्लाज्मा प्रोटीन्स और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिख दिया है मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी एनसीईआरटी खुद कह रही है कि सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ब्लड में नहीं रहते, यानी कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ब्लड से लीक होकर कैपिलरी के थ्रू बाहर आ सकते हैं। तो मुझे तो ये लाइन समझानी पड़ेगी आपको। इसको समझाने के लिए अगर आपने WBCs पढ़े अगर डिटेल में, तो आपने पढ़ा होगा कि WBCs के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायापेडेसिस। WBCs के पास एक प्रॉपर्टी हो जाती है जिसे कहा जाता है डायापेडेसिस। इस डायापेडेसिस प्रॉपर्टी की वजह से कुछ WBCs कैपिलरी पोर्स में से स्क्वीज आउट होकर टिश्यू में एंटर कर सकते हैं। कब करेंगे? किसी इंजरी या इन्फेक्शन के केस में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझो जैसे इस टिश्यू में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कोप अप करने के लिए WBCs यहाँ से बाहर निकलकर टिश्यू में एंटर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डायापेडेसिस, यानी WBCs मूव आउट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है ब्लड वेसल्स में ही रह जाएंगे। कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि WBCs यहाँ से लीक आउट करके बाहर निकल सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो इस तरह की लाइंस पे ज़रूर गौर करना है आपने। जब एनसीईआरटी लिखती है जनरली या मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम कहाँ लिखा है, एक्सक्लूसिवली कहाँ लिखा है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ताकि क्या है कि इन पे जब ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट आए तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो टिश्यू फ्लूइड बाहर आया है कैपिलरी से, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। बहुत साफ साफ बोल दिया हमने पहले कहा था कि सेल्स नहीं निकलेंगे, प्रोटीन्स नहीं निकलेंगे, लेकिन मिनरल्स तो सारे के सारे निकलेंगे। सही बात है। तो जितना प्लाज्मा में मिनरल का कॉम्पोजिशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है टिश्यूज़ में भी या टिश्यू फ्लूइड में भी रहेगा। और इस टिश्यू फ्लूइड की वजह से हम एक्सचेंज कर पाते हैं न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब सेल्स ले लेंगे, गैसेस, ऑक्सीजन सेल्स ले लेंगी, और सेल्स में से CO2 वापस टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा। बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। इसी फ्लूइड के थ्रू जो है एक्सचेंज हो पाता है। तो वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में, वो एक्चुअल में एक्सचेंज हो रहा है टिश्यू फ्लूइड और सेल्स के बीच में, क्योंकि ब्लड तो जो है हमेशा वेसल्स में ही प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन बताता हूँ, तब आपको टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे एक आर्टरी किसी ऑर्गन में एंटर करती है, आर्टरी किसी भी ऑर्गन में एंटर की, यहाँ पे इसने बहुत सारी कैपिलरीज बनाई, ठीक है, और वापस ब्लड लेकर वो वेन से निकल गई, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे सब समझ में आ गया। आर्टरी आई ब्लड लेकर और वेन से ब्लड लेकर वापस निकल गई ऑर्गन से। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि प्लाज्मा जो है वो कैपिलरी पोर्स के थ्रू लीक होकर टिश्यू में एंटर कर रहा है, यही कहा हमने। अब हम ये डाउट है मुझे सवाल क्या है कि अगर कैपिलरीज तो देखो बॉडी में बहुत सारी होगी, एक इसी पर्टिकुलर ऑर्गन की बात कर लो, लीवर की बात कर लो, इतना बड़ा ऑर्गन है, बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होगी। तो अगर हर कैपिलरी में इस तरह से प्लाज्मा लीक आउट होकर टिश्यू में बढ़ता रहेगा तो कुछ टाइम बाद में ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, भाई आर्टरी से वेन में गया, वेन वापस हार्ट में जाएगी, ठीक है, वापस ब्लड इस आर्टरी से आएगा। तो जब ये ब्लड घूमता रहेगा, एक ऑन एन जनरल अगर मैं आपको बात बताऊं, ऑन ए जनरल अगर आर्टरी में से 100 ml ब्लड पास होता है तो वेन में से 90 ml ही वॉल्यूम निकलता है, 10% लीक आउट हो जाता है। तो आप सोचो अगर ये बार बार सर्कुलेट तो होगा ही, तो इस तरह से ब्लड का वॉल्यूम तो बहुत कम हो जाएगा,
टिश्यू का वॉल्यूम, टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। अगर टिश्यू फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता रहा, अब लीवर में टिश्यू फ्लूइड जमा हो रहा है, जमा हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद में लीवर का साइज़ बढ़ता रहेगा। इस तरह से तो सारे ऑर्गन्स का साइज़ बढ़ता रहेगा और कुछ टाइम में ब्लड का वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है लिम्फ। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? लिम्फ। कैसे, उसको समझे हम लोग। जब भी आप किसी टिश्यू की बात करते हो तो उस टिश्यू में आपको कुछ कैपिलरीज और दिखेगी इस तरह की ग्रीन कलर की, मतलब जो हम डिनोट करते हैं बेसिकली लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं इनको। होता यह है कि इससे जो टिश्यू फ्लूइड बना ब्लड से, ये टिश्यू फ्लूइड बाद में एंटर करता है इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में। टिश्यू फ्लूइड कहाँ एंटर कर जाएगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर कर गया। एंटर करने के बाद में ये लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे ब्लड कैपिलरीज मिलके वेन बना रही है, उसी तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। बाद में अब ये जो टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर गया, अब हमने इसको नाम दे दिया है लिम्फ। अब हमने इसको क्या नाम दिया? लिम्फ। आप ये देखो, आप यहाँ पे ये एक पिक्चर दिखा रखा है मैंने, ये आपके सारे के सारे सेल्स हैं टिश्यू के, ये सारे के सारे टिश्यू के सेल्स। और अब इनके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड है वो एंटर कर रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर किया, बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स बन गई और अब इस फ्लूइड को क्या नाम दिया गया? लिम्फ। अब आप सर्कुलेशन समझना। अब ये लिम्फ जो है आगे चल के वापस ब्लड में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, ये आगे चल के वेन में ओपन होती है, बड़ी वेन्स में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखो आप। यानी कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि, एक सेकेंड रुको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लड में से प्लाज्मा लीक हुआ, टिश्यू फ्लूइड बना। अब ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता ना रहे, इसलिए इस टिश्यू फ्लूइड को वापस डाल दिया जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। यानी ब्लड से बनेगा टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड एंटर करेगा लिम्फ, लिम्फ वापस का एंटर कर गया ब्लड में। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया ना। जो हम कह रहे थे कि ऐसे तो टिश्यू फ्लूइड बढ़ता रहेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाएगा। इस तरह से तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिम्फेटिक वेसल में जो लिम्फ है वो अल्टीमेटली जाकर वापस ब्लड में ही पहुंचता है। तो एक तरह से आप समझ रहे हो कि जो बॉडी फ्लूइड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरा का पूरा, हमने सेल्स के साथ एक्सचेंज कर लिया और बॉडी फ्लूइड्स को वापस क्या कर दिया? रीडिस्ट्रीब्यूट। तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो गया और टिश्यू में भी जो है फ्लूइड का जमावट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दीज लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फ। और केवल इतना फंक्शन नहीं है लिम्फ का, अगर लिम्फ को आप डिटेल में पढ़ोगे तो लिम्फ के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट मेन ये जो कंसेप्ट है कि लिम्फ क्यों प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स क्यों बनाएगी, उसका कंसेप्ट यही है ताकि ब्लड से जो टिश्यू फ्लूइड बन रहा है उस टिश्यू फ्लूइड से वापस लिम्फ बने और लिम्फ वापस ब्लड में पहुंचे, तो आपका ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो सके। अब ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में जितनी भी ग्रीन कलर की वेसल्स शो कर रखी है ना, ये सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं। अब आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ टिश्यूज़ में लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये मिलकर लिम्फेटिक वेसल्स बनती है। लिम्फेटिक वेसल्स का भी एक अच्छा खासा नेटवर्क है यहाँ पर। और एंड में ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये अल्टीमेटली जाकर जो हमारी बॉडी की जो लार्ज वेन्स है उन वेन्स में ओपन हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि जस्ट टिश्यू से बाहर निकलेगी और वेन में एंटर हो जाएगी, नहीं, इनका पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। लिम्फ का भी लिम्फेटिक सिस्टम पूरा अलग है। आप देखो यहाँ पे किस तरह से पूरी लिम्फेटिक वेसल्स हैं और ये फिर अल्टीमेटली जाकर जो ऊपर मेन ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेन्स हैं, उनमें ओपन हो जाती है ये लिम्फेटिक वेसल्स और इस तरह से लिम्फ वापस ड्रेन होकर कहाँ पहुँच गया? ब्लड के अंदर। समझ में आया? तो वापस बता रहा हूँ, ब्लड से लीक आउट होकर बनता है टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड बाद में लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा तो बन जाएगा लिम्फ। ये लिम्फेटिक वेसल्स वापस ड्रेन होकर पहुंचेंगे कहाँ पे? वेन्स के अंदर। तो वापस इस तरह से ये तीनों बॉडी फ्लूइड्स जो हैं सर्कुलेट होते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। एनसीईआरटी की भाषा समझते हैं। एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स, यानी एक वेसल्स का एक अच्छा खासा विस्तारित नेटवर्क है ना, बड़ा सा नेटवर्क है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। तो ये जो आपके सामने ग्रीन कलर की सारी वेसल्स दिख रही है मिलकर बनाती है लिम्फेटिक सिस्टम। ये टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करती है और उसको वापस ड्रेन करती है इनटू मेजर वेन्स, है ना, छोटी छोटी वेन्स में नहीं डालेगी, जो बड़ी वेन्स रहती है उनमें ही इनको ड्रेन बैक करती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है? टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करो और वापस मेजर वेन्स तक इनको पहुँचाओ।
द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज नोन एज लिम्फ। इस फ्लूइड को जो इन लिम्फेटिक वेसल्स में या लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है उसे लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ बेसिकली एक कलरलेस फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है, जबकि ब्लड एक कलर्ड फ्लूइड है। ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि उसमें आरबीसीज हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या लिम्फ में आरबीसीज है? नहीं है, आरबीसीज बाहर नहीं निकले टिश्यू फ्लूइड में। दैट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। बिल्कुल, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि डब्ल्यूबीसीज लीक आउट होते हैं। और इनको लिम्फोसाइट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि लिम्फ का जो मेजर डब्ल्यूबीसीज कौन से होते हैं लिम्फ में? लिम्फोसाइट्स, इसीलिए इनको लिम्फोसाइट्स नाम दिया गया। और ये लिम्फोसाइट्स आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दो टाइप के होते हैं जो आपकी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लिम्फ का एक पहला फंक्शन तो क्या था? बॉडी फ्लूइड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करना। दूसरा फंक्शन हो गया इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स का कलेक्शन है लिम्फ, समझ लो, तो इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एटसेट्रा। बिल्कुल सही बात है, लिम्फ जो है न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे कि आप इसको समझो कि हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो, जैसे हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड्स की बात करता हूँ मैं, इसको फैटी एसिड्स की फॉर्म में समझाता हूँ आपको। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिनको लैक्टियल्स कहा जाता है। जिनको क्या कहते हैं? लैक्टियल्स। आपने डायग्राम देखा होगा अच्छे से कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखो, ये ब्लड कैपिलरीज शो कर रखी है इन्होंने, और बीच में ग्रीन कलर की वेसल शो कर रखी है, ये लैक्टियल है। लैक्टियल एक बहुत बड़ी लिम्फेटिक वेसल को लैक्टियल नाम दिया गया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फैट्स की। फैट्स का जब डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन हुआ और क्या बना? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है ये ब्लड से एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। नॉर्मल आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हो कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सीधा सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज जो ब्लड है वो एक हाइड्रोफिलिक जो है ये सोल्यूशन है। ब्लड एक हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है हाइड्रोफोबिक है, मिसिबल नहीं होता। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक में मिसिबल नहीं होता। तो इस फैटी एसिड्स को पहले कुछ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपने पढ़ा होगा काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में। इनको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए फैटी एसिड्स के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग कर दी जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। अब जब बाहर की तरफ प्रोटीन की कवरिंग है तो ये तो क्या हो गई? हाइड्रोफिलिक हो गई। लेकिन अब इनका साइज इतना बड़ा हो गया है कि ये ब्लड कैपिलरी से एंटर नहीं कर सकती। ब्लड कैपिलरी का जो पोर का साइज है वो छोटा है, काइलोमाइक्रॉन थोड़े बड़े रहते हैं, इसलिए इन काइलोमाइक्रॉन्स को जो है लैक्टियल में डाल दिया जाता है। अब लैक्टियल जिसमें लिम्फ प्रेजेंट है, काइलोमाइक्रॉन्स इसी लिम्फ के साथ सर्कुलेट होते रहेंगे और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेंगे? ब्लड के अंदर। इसलिए कह रहे हैं कि लिम्फ एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स का भी, जैसे कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, और फैट्स का एब्जॉर्प्शन इन्हीं लैक्टियल्स के थ्रू होता है। तो ये एक और लिम्फ का फंक्शन हो गया। तो आपको जो लिम्फ के एनसीईआरटी बेस पे फंक्शन याद करने 3, वो ये हैं। पहला क्या है? पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करो, ब्लड में डाल दो। दूसरा इम्यून सिस्टम आपका, और तीसरा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर? तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं। तो ये बेसिकली फंडा था लिम्फ क्यों फॉर्म होता है, और इसके अलावा लिम्फ के और क्या फंक्शंस हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट्स हो तो आप मेरे अलग अलग हैंडल्स पे मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी और ये इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने हमारे चैनल के, ताकि इस तरह के जो मेंबर ओनली वीडियोज़ है वो आप जो है एक्सेस कर सको। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।